नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड की खास खबरों का। 24 मई को दिल्ली में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की बैठक को लेकर इस बार काफ़ी कसरत की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उत्तराखंड की जनसंख्या लगभग 1,25,00,000 है, लेकिन हर साल करोड़ों पर्यटक श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से आने से लोगों की यह संख्या करीब 8 से 10 करोड़ पहुंचती है, लेकिन उत्तराखंड को जो भी योजनाएं मिलती हैं वह राज्य की जनसंख्या के आधार पर मिलती हैं, जबकि उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर होने वाले इस फुटफॉल को भी ध्यान में रखना चाहिए। कुल मिलाकर नीति आयोग की बैठक से उत्तराखंड को काफ़ी उम्मीदें हैं। वैसे में देखना होगा कि आखिरकार जिन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक में रखते हैं, क्या उन पर नीति आयोग अपनी मोहर लगाता है, उत्तराखंड के लिए विशेष योजना के लिए बजट जारी करता है या फिर नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक 24 मई को प्रस्तावित है और कल बैठक होनी है। उस बैठक में राज्य से संबंधित जो हमारा ग्रीन सेस है, यहाँ पर पूरे साल भर एक बड़ा फुटफॉल, हमारी जनसंख्या से लगभग 6-7 गुना ज़्यादा फुटफॉल होता है। उसके बारे में भी हम ज़रूर वहाँ पर अनुरोध करेंगे और साथ ही जो है जो पूरे देश के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, उसमें से हमारे जैसे जो हिमालय के राज्य हैं उनको अधिकतम लागत पर काम करना पड़ता है। समय भी अधिक लगता है, मैन पावर भी ज़्यादा लगती है, लागत भी अधिक लगती है। तो और ऐसे जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम हो रहे हैं उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे। राज्य में 4 धाम यात्रा है, अभी होने वाला हमारा कुंभ का आयोजन है, हमारे नंदा राजजात का 20 दिनों तक चलने वाली पूरे राज्य की यात्रा है। उन सभी पर नीति आयोग और माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त हमारे जो भी केंद्र के मंत्रीगण हैं उनका सबका ध्यान आकृष्ट करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि जिस प्रकार से हम आज बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो एसटीजी रैंकिंग हो या वित्तीय प्रबंधन हो या अन्य हमारा स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ डूइंग, इन सभी में जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमें और प्रोत्साहन की आवश्यकता है, तो हम सबका ध्यान। में भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के ठिकाने को जिस तरह से नेस्तनाबूद किया गया, उसके बाद से ही सेना के शौर्य को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से इस प्रकार की यात्राएं निकाल रहे हैं। जहां शुरू में कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली, में बीजेपी की तरफ से पूरे देश में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। अब कांग्रेस द्वारा हल्द्वानी में 31 मई को जय हिंद यात्रा निकाली जा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य दिखाया, उसको लेकर सेना के सम्मान में यात्राएं निकाली गईं, लेकिन कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। एक तरफ तो वो सेना की कार्रवाई के सबूत मांगती है, वहीं दूसरी तरफ यात्राएं निकालकर नाटक जो है वो करती है। जो सवाल पाकिस्तान को करना चाहिए वो सवाल कांग्रेस करती है, इसलिए कांग्रेस को इस तरह की यात्राएं निकालने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, होड़ की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं या सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। सेना को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस पार्टी क्या मनोबल बढ़ाना चाहती है? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है भारतीय सेना के द्वारा, जो सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी भी गतिमान है, उसमें हमारी सेना के द्वारा जो अदम्य साहस का परिचय दिया गया, जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, आज पूरे विश्व भर में चर्चा है कि भारत ने जो एयर डिफेंस को 100% सफलता के तौर पर जो है हासिल किया है। और हमारे जितने भी जो है मिसाइलें थी, हमारे जितने भी जो है एयरफोर्स के जितने भी जो है मिसाइलें थी, अन्य चीजें जो भी थी जो युद्ध में काम आती हैं,
वो सभी की 100% सफलता रही है। तो सेना के द्वारा रोज उस समय जब ऑपरेशन सिंदूर ज्यादा तेजी में था, तो सेना के अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन जो है प्रेस ब्रीफिंग दी जाती थी, कितना नुकसान हमने पाकिस्तान का किया है, उनकी सेना को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं देहरादून के चक्राता विधानसभा में 3 तहसील हैं, जिसमें कालसी, चक्राता तथा टिहुनी तहसील शामिल हैं। तीनों तहसील में इस समय कोई भी एसडीएम की नियुक्ति नहीं है। इन तीनों तहसीलों का कार्यभार विकास नगर के उप जिलाधिकारी को दिया गया है, लेकिन इन तीनों तहसीलों की जनता अपने कार्य कराने के लिए तहसीलों में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। लोगों की इस परेशानी को लेकर हमारे सहयोगी द्वारा कालसी के ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह से भी बात की गई। उन्होंने भी कहा कि यहां पर जल्द ही एसडीएम की नियुक्ति होनी जरूरी है, ताकि जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये बड़ा अन्यायपूर्ण कदम है शासन द्वारा। पिछले दिनों भी इस तरह की प्रकरण सामने आया था, तो मैं चीफ सेक्रेटरी से मिला था, तो चीफ सेक्रेटरी ने उसी दिन डीएम को आदेश करा दिया था। मैंने उनके संज्ञान में ये लाया था कि भाई तहसील चालसी, तहसील चक्राता, तहसील तिवनी, जो कि 200 किलोमीटर परिधि के दायरे में है, तो 3 तहसीलों में कम से कम एक एसडीएम तो दो। लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। 50 और 100 किलोमीटर दूर से आदमी जब मुख्यालय आता है तो निराश होकर जाता कि एसडीएम नहीं है। तो इस विषय में मैं पहले भी अपनी नाराज़गी व्यक्त कर चुका हूँ। अब भी मेरा इसमें बहुत ही कठोर शब्दों में पहले आग्रह है सरकार से कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर की जनमानस के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है। एक तहसीलदार थे तीनों तहसीलों में, उनको भी रुद्रप्रयाग भेज दिया गया। एक एसडीएम आया, उनको फिर रुद्रप्रयाग भेज दिया। क्या उत्तराखंड, जिन्होंने उत्तराखंड को बनाने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया, उनका यही सपना था कि इस पर्वतीय क्षेत्र के अंतिम गांव में रहने वाले व्यक्ति को लाभ मिले। तो क्या उत्तराखंड इसीलिए बना कि सब अधिकारियों को देहरादून जो है पोस्टेड करके रखो। एक विकास नगर का एसडीएम, उनके पास तीनों तहसीलों का चार्ज दिया है। विकास नगर तहसील अपने में इतनी बड़ी तहसील है कि आधा जिला है, संभव नहीं कि यहाँ के कामों को देख पाएंगे। अगर देखा जाए तो जितनी भी तहसील स्तर के जो कार्य होते हैं उसमें एक उप जिलाधिकारी का बहुत बड़ा रोल होता है, और उनके बिना कोई भी कानूनी कार्रवाई होना संभव नहीं हो पाती है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारे दोनों तीनों तहसीलों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार जनता की आवाज़ को इस प्रकार से बंद किया जा रहा है। 2-3 बार कई बार विरोध भी किया गया। यहाँ पर देखा गया कि जब भी हम तहसील जाते हैं तो कई बार हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। चक्रोता तहसील में जाते हैं, वहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से जाकर कई बार हमें एक एसडीएम उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, और जिसका कि भारी आक्रोश पूरे यहाँ पर क्षेत्र में है। और अभी हम 1-2 दिन में जिलाधिकारी महोदय को पुनः विज्ञापन देने वाले हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर उप जिलाधिकारी की। तोमर जी, हमारा जो ये क्षेत्र है, ये विशेष क्षेत्र है कि ये आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं इसको, जनजातीय, तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है अगर एसडीएम ना हो। यहाँ पर सर हमारा एक शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र है, और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ से ब्लॉक से फिर उप जिलाधिकारी के पास वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। तो जो उनके नीचे जो कार्यवाहक जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हम इसको नहीं कर पाए, और उसके कारण भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गांव के जो जिनकी दिनचर्या किसानी पर आधारित है, तो उनको भी बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी तमाम सारी दिक्कतें हैं, इसीलिए हम बार बार निवेदन भी करते आए हैं और पुनः एक बार निवेदन करेंगे। जनता में भारी आक्रोश है, जल्द से जल्द यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय की नियुक्ति की जाए, अन्यथा आंदोलन करने पर हम बाध्य होंगे। तो लगातार मांग रही है कि तीनों जगह के लिए अलग अलग एसडीएम होने चाहिए, पर काफ़ी समय से क्षेत्र में कोई भी एसडीएम, एक भी एसडीएम उपलब्ध नहीं होते। लोग चक्राता ब्लॉक के लोग लगातार समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कालसी आते हैं तो कालसी के लोगों को भी लगातार एसडीएम के ना होने पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो
हम चाहते हैं कि सरकार से और मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि क्षेत्र में एसडीएम जी की उपलब्धता करवाई जाए और यही। अगर बाई चांस एसडीएम की तैनाती नहीं होती जल्दी तो क्या आप लोग कुछ कदम उठाएंगे? में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की मीटिंग ली। हरिद्वार के CSR हॉल में सांसद ने इस महीने में दूसरी बार दिशा की बैठक ली। इस दौरान केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई। मीटिंग में हरिद्वार जिले के तमाम विधायक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही गर्मी के सीजन में लोगों को पेयजल की दिक्कत ना आए, इसको लेकर भी खास तौर पर निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठकें होती हैं और भारत सरकार की जो भी योजनाएं वो इसमें सम्मिलित होती हैं, जो लगभग 5 दर्जन से अधिक है। उनकी प्रगति समीक्षा की गई और कुछ जनप्रतिनिधियों के सवाल होते हैं, कुछ जनता से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से। में हरिद्वार जनपद के मीरपुर मुबाजरपुर गांव में कुछ अराजक तत्वों द्वारा मुख्य मार्ग को अवैध रूप से बंद किए जाने के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए न केवल अतिक्रमण हटाया बल्कि आमजन को राहत भी पहुंचाई। ग्रामीणों की शिकायत पर जब प्रशासन को ये जानकारी मिली कि गांव के मुख्य रास्ते पर मोटा कंक्रीट डालकर जानबूझकर आवागमन को बाधित किया गया है, तो जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम सदर को निर्देशित किया, जिसके बाद तहसीलदार जो हैं हरिद्वार के सचिन कुमार चौधरी की अगुवाई में प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण को हटाया गया। इस पूरे प्रकरण में प्रशासन ने जिस तेजी से कार्रवाई की वह अन्य क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण बन गई है। जब आमजन की शिकायतें बढ़ीं और रास्ते से होकर स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और काम पर जाने वाले ग्रामीण परेशान होने लगे, तब प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीनों की सहायता से कंक्रीट हटवाया और रास्ते को पूरी तरह से खोल दिया। गांव है हरिद्वार तहसील में मीरपुर मुबाजरपुर, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था खड़ंजे का, तो कुछ दबंगों द्वारा इसको अवरुद्ध किया गया तथा उस खड़ंजे पर अवैध निर्माण करके कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। उस कब्जे को आज हटा दिया गया है प्रशासन और पुलिस की मदद से, और ये मार्ग को अब कब्जे मुक्त कराते हुए यहाँ पर निर्माण कार्य कराया गया। अब दोबारा से कोई भी प्रयास अतिक्रमण का किया जाता है तो उनके खिलाफ। में उत्तराखंड में खेल विभाग ने गढ़वाल और कुमाऊं में स्थित खेल परिसर का नामकरण किया है। साथ ही सभी खेल अवस्थापनाओं को एकीकृत कर एक नया नाम भी रखा है। ऐसे में जिन स्टेडियम की पहचान देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रुद्रपुर में मनोज सरकार स्टेडियम के साथ हरिद्वार में वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम के नाम से होती थी, लेकिन वहीं अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, ना ही नाम बदलकर दबाया जा सकता है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा स्टेडियम के नाम बदलने का निर्णय न केवल तानाशाही की मानसिकता को दर्शाता है बल्कि ये भी साबित करता है कि बीजेपी की राजनीति केवल नाम बदलने तक ही सिमट कर रह गई है। नरेंद्र मोदी के चेले ने फिर से उनके कदमों में कदम रखने की कोशिश की। जहां नरेंद्र मोदी ने जीते जी अपने नाम को रोशन करने के लिए हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदलकर मोदी स्टेडियम के रूप में रख दिया, तो चेले को लगा कि इसमें तो बड़ी बुराइयां हुई, लोगों ने काफ़ी विरोध किया। तो उनके चेले ने उत्तराखंड में उसको एक नए रूप में, एक नए ढंग से करने की कोशिश की, जिसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम जो बड़ा फेमस था और उस परिसर में
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सोसाइटी इत्यादि वहाँ थे, उसका नाम परिवर्तित करके रजत जयंती खेल परिसर रख दिया, ताकि ना तो राजीव गांधी का नाम लिया जा सके, ना महाराणा प्रताप का नाम लिया जा सके। इसी तरीके से हरिद्वार में वंदना कटारिया, जो हमारी हॉकी की टीम की कैप्टन थी और बड़ी फेमस खिलाड़ी थी, उनके नाम से जो स्टेडियम है उनका नाम न लिया जा सके, क्योंकि दलितों को ये पचा नहीं पाते। वहीं राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। शहर को और अधिक किस तरह से संवारा जा सकता है, इसी को लेकर नगर निगम जल्द ही मुख्य सड़कों पर फैली गंदगी के अंबार को दूर करने के लिए रोड स्वीपिंग मशीनें संचालित करने की योजना पर काम कर रहा है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी दी है कि शहर की सड़कों पर अक्सर गंदगी पसरी रहती है और हम रोड स्वीपिंग मशीनों के जरिए इसे दूर करने का काम करेंगे। ये मशीन मुख्य सड़क मार्गों पर उतरेंगी और वहां पर जो गंदगी है उसे साफ करेगी। इसके लिए निगम जल्द ही टेंडर जारी करने वाला है, जिसके बाद इन मशीनों के खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, जो समय समय पर हमें शिकायतें प्राप्त होती हैं कूड़ा उठान को लेकर के, उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। कंप्लेंट्स को मिनिमाइज करना और जो हमारी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की कवरेज है, हाउस होल्ड कवरेज, उसको मैक्सिमाइज करना, इसी मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उसके अनुपात में प्रोपोर्शनली हम अपने डोर टू डोर कलेक्शन के व्हीकल्स की संख्या को बढ़ा सकें, और साथ ही साथ कुछ एडिशनल ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी डिप्लॉय करके जितने भी हमारे GVPs हैं उनको हम पूरी तरह से देहरादून शहर से हटा सकें। इसी दिशा में प्रयास करने के लिए आज की बैठक में ये पूरा कार्य योजना तैयार की गई है कि किस प्रकार से हम अपनी सफाई व्यवस्था में और सुधार लाएं और प्रयास करें कि देहरादून और साफ, स्वच्छ और वहीं रामनगर की सड़कों पर आज एक प्रेरक तस्वीर देखने को मिली, जब स्कूली बच्चों ने हाथों में पोस्टर और नारों के साथ समाज को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। सिविल कोर्ट परिसर रामनगर से एक विशेष जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई जिला विविध सेवा प्राधिकरण नैनीताल द्वारा की गई। ये रैली जो है माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देशानुसार आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य उन मानस को कानून से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूक करना था। मामले में जीवन चंद्र सत्यावली जिला विधिक अधिकार मित्र नैनीताल ने बताया कि रैली माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों पर आयोजित की गई। सड़क सुरक्षा, बाल विवाह, बाल श्रम और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर जन जागरूकता फैलाना हमारा उद्देश्य है। ये रैली रामनगर के सिविल कोर्ट परिसर में प्रारंभ हुई और नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः वहीं आकर समाप्त हुई। इस दौरान विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ नारों और पोस्टरों के माध्यम से संदेश भी दिया। मंगलौर नगर पालिका परिषद को मच्छरों से मुक्त करने के अभियान में आखिरकार मंगलौर शासी अधिकारी नौशाद हसीन को कामयाबी मिल ही गई, क्योंकि अब मंगलौर पालिका क्षेत्र में जो मच्छरों की भरमार थी, फॉगिंग के जरिए उस पर जल्द ही काबू पा लिया गया है। वहीं बरसात से पहले नगर के सभी नालों को जो है साफ कर दिया गया है। EO नौशाद हसीन का दावा है कि इस बार भले ही नगर के कुछ हिस्सों में जल भराव की समस्या रही हो, 2-4 उनसे होना पड़ा हो, मगर अगले वर्ष तक जल संस्थान की मदद से ड्रेनेज सिस्टम की ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे क्षेत्र के किसी भी कोने में जल भराव की समस्या नहीं आएगी। व्यवस्था को लेकर काफी सुधार हुआ है और जो मच्छर लोगों को परेशान करते थे उनमें भी खासी कमी आ गई है। क्या इस तरह के प्रयास आपके द्वारा किए गए? देखिए क्या है कि एक तो यहाँ पे नालों की जो नाले थे, छोटे बड़े नाले, उनकी हमने सबकी सफाई करा दी है। सुचारू रूप से उनमें पानी चल रहा है और दोबारा से उनका सफाई का काम हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा हमने पूरे शहर में एक बार फॉगिंग करा दी थी, फिर दूसरी बार फॉगिंग कराई है। अब फॉगिंग तो फिलहाल हमने बंद कर दी है, तो कीटनाशक दवाई का छिड़काव हम करा रहे हैं, जिसका एक राउंड कंप्लीट हो चुका है और दूसरा राउंड उसका चल रहा है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड में 12 रेलवे स्टेशन पुनः विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, रामनगर, लक्सर जंक्शन और ऋषिकेश शामिल है। वहीं बात करें रुड़की की तो लगभग पिछले 1 साल से रुड़की में रेलवे स्टेशन का नक्शा बदलने की कवायद चल रही है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। रेलवे स्टेशनों को यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाएगा। स्टेशन बिल्डिंग के डिज़ाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देगी। साथ ही यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। रेलवे बोर्ड की सदस्य पूजा नंदा ने जानकारी देते हुए कहा कि अमृत भारत स्टेशन बनने के बाद रुड़की रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो जाएगा। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत जब ये स्टेशन आपको बन जाएंगे तो आप देखिएगा 2 एक्सीलेटर तो यहाँ रुड़की में ही मिलेंगे आपको। लिफ्ट की सुविधा है, रैम्प बन गया है। दिव्यांगजनों को बहुत प्रॉब्लम होती थी चढ़ने उतरने में, तो उनके लिए पूरी अच्छी सुविधाएं रखी गई हैं। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म को बढ़ा दिया गया है। अभी भी पीछे भी आपने देखा था कि हिमगिरी एक्सप्रेस को किस तरीके से रोका गया है, तो ये सुविधाएँ भी मिल रही हैं। जो हमें बताया जाता है, अभी भी एक दरभंगा एक्सप्रेस के लिए बातचीत चल रही है, तो जल्दी वो सुविधाएँ भी उनको मिल जाएगी। कई ऐसी स्टेशन से आपने देखा ऊना एक्सप्रेस, जिन लोगों को चंडीगढ़ जाना है या अंबाले जाना है, इस तरीके से रोज ऐसी सुविधा लगा दी है। ट्रेन की रोज चल रही है, सुबह शाम जो है आ रही है, तो डेली जो है पैसेंजर्स। जी बिल्कुल, भारतीय संस्कृति की इसमें बहुत अच्छी झलक देखने को मिलेगी। आज हमारे मोदी जी हैं तो हर काम संभव है, और जिस तरीके से हमारी संस्कृति है वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अभी आप देखते हो चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा के लिए हमारी पूरी ट्रेनों में पूरी ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं। कई ऐसी ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाए गए हैं, क्योंकि जो भी हमारे पैसेंजर्स यहाँ पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज विकास नगर पालिका कार्यालय के बाहर सभासद इकट्ठे हुए। नारेबाजी करते हुए नगर पालिका के चेयरमैन धीरज बॉबी नोटियाल और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए उनके पुतले को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि सभासदों ने बताया कि नगर पालिका के अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के द्वारा चोरी छुपे टेंडर प्रक्रिया कर दी गई, जिसमें कि उनकी MS कंपनी ने मिलीभगत है, और उन्होंने कहा कि बिना किसी सभासद को बताए ये टेंडर प्रक्रिया की गई और किसी ऐसे अखबार में टेंडर के बारे में नहीं छपवाया गया जिसकी कुछ प्रतियां ही छपती हैं। सभासद अंकित जोशी और सवल सहरावत ने बताया कि वार्ड नंबर 10 और 11 में गलियों की ये टेंडर प्रक्रिया की गई है। ये हमने नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी विकास नगर का सम्मिलित पुतला दहन किया है। क्या कारण है? अभी कुछ दिन पूर्व हम सब सभासदों को सूचना हुई है कल कि कुछ दिन पूर्व नगर पालिका में टेंडर की प्रक्रिया की गई है, जो ऐसे कर्मचारी के यहाँ की गई है जो कर्मचारी छुट्टियों पे चल रहा है। नगर पालिका के किसी भी सभासद, किसी को इसकी कोई खबर नहीं है। ऐसे अखबार में खबर छापी है जो अखबार की कुछ ही प्रतियां छपाई गई है, जो सार्वजनिक रूप पे भी नहीं गया गया है। छुपा के टेंडर किए गए हैं, जिसमें एक हमें साजिश की बू आ रही है। ईओ विकास नगर का पुतला, क्योंकि ये टेंडर प्रक्रिया भी हुई है, जो कि हमारे सभासदों ने ही बताया कि ये बहुत छुपा के ये टेंडर प्रक्रिया हुई है, क्योंकि जिन गलियों के टेंडर हुए हैं उनमें EMS कंपनी द्वारा पहले से ही भी काम किया जा रहा है, और रोडें दोबारा उखड़ के दोबारा बनने का उसमें EMS कंपनी के पास ये वर्क ऑर्डर है उनके पास। तो सरकारी धन का इसमें कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया है, और कहीं ना कहीं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।